तो चलिए अब हम थोड़ा सार्क के बारे में जान लें, जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच में सहयोग का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। मनमुटाव के बावजूद भी सहयोग, पड़ोसी देशों से सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना में इसका उद्देश्य है। पड़ोसी देशों से सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना। सार्क या दक्षेस, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में से एक है जो किसी न किसी तरीके से सहयोग के उद्देश्य से बनाए गए हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संस्थाओं की यदि हम बात करें तो इसमें यूएनओ सर्वोच्च संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एशियान, ASEAN, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ऐसे विभिन्न नामों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए संस्थाएं, संगठन बने हैं। उसी दिशा में दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ये एक बहुत पॉजिटिव कदम था इन देशों के द्वारा, जो 1985 में इन्होंने सार्क की स्थापना की। और सार्क का उद्देश्य क्या है? सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना, जिसमें सभी देशों का हित निहित हो। इसके अलावा सार्क अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी प्रतिबद्ध है, क्योंकि क्षेत्रीय शांति और विश्व के अन्य क्षेत्रों की अशांति, इस दोनों संभव नहीं है। आज जो दुनिया इतनी छोटी हो चली है, जहां एक देश की गतिविधि का प्रभाव, एक देश में होने वाली घटना का प्रभाव दूसरे देश में भी काफ़ी पड़ता है, वहाँ ये ज़रूरी है कि यदि हम शांति की बात करें तो क्षेत्रीय शांति से उठकर अब हमें विश्व शांति की बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए सार्क का दूसरा उद्देश्य विश्व शांति की दिशा में, अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में प्रयास करना है। इसी उद्देश्य से ये संगठन स्थापित किया गया। और जैसा मैंने बताया कि कई संगठन हैं, इन संगठनों में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन जिसका मैंने नाम पूर्व में नहीं लिया, यूरोपियन यूनियन, EU, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC, ये इन्होंने बहुत काम किया है। EU और EEC ने यूरोपीय देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के कहर से उबरने के लिए बहुत काम किया, और इसीलिए पश्चिमी यूरोप और यूरोप कुल मिलाकर आज इतना विकसित क्षेत्र बना हुआ है। इसी परिवेश में ही, इसी मद्देनज़र 1985 में सार्क का गठन हुआ और एक नए अध्याय की इस क्षेत्र में शुरुआत हुई। कहा जाए तो वास्तव में ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़, मील का पत्थर साबित हुआ है। यद्यपि सार्क के उद्देश्यों को पाने के लिए अभी कोसों चलना है, सार्क अभी उस हद तक सफल नहीं हो पाया जितनी उससे अपेक्षा थी, लेकिन फिर भी सार्क ने काफ़ी कुछ वो किया है जो अन्यथा नहीं हो पाता। थोड़ा सा अब हम इनकी गतिविधियों पर नज़र डालें। दक्षिण एशियाई सहयोग के लिए पहली बैठक जो हुई थी, पहली बैठक जनवरी 1984 दिल्ली में। नैम आपने सुना होगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये भी शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास था और भारत उसका एक महत्वपूर्ण अंग था। उसी प्रकार सार्क की स्थापना में भी भारत का बहुत अहम रोल रहा है, अहम भूमिका रही है। विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग और मैत्रीपूर्ण राजनीतिक संबंध का विकास, इस पर बल दिया गया। इस बैठक में
एशियाई क्षेत्रों के देशों ने एकीकृत कार्यक्रम को लागू करने की बात कही। एकीकृत कार्यक्रम यानी समग्र दृष्टि से एक जैसा कार्यक्रम सब जगह लागू किया जाए, और उनका उद्देश्य उनके पास यही था कि एक दूसरे पर निर्भरता समाप्त हो, क्षेत्रीय सहयोग बढ़े और उसके मध्य उसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र का विकास हो। तो ये तो हुई उनकी 5-6 उद्देश्य या 5-6 लक्ष्य। सार्क क्या है, सार्क क्यों बना, सार्क की पृष्ठभूमि भी मैंने बता दी कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत सारे बने थे, और इसके बाद सार्क की स्थापना कब हुई, भारत का भी उसमें योगदान रहा। अब ये सार्क जो है इसकी एक स्थायी समिति है, एक अपना ढांचा है, क्योंकि विभिन्न देशों के मुखिया जब सार्क के प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तो मिलने के पूर्व वर्ष भर की गतिविधियों का एक लेखा जोखा तैयार करना होता है, योजना तैयार करनी होती है, योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करना होता है, परिणाम और कमियों का अध्ययन करना होता है, और फिर उस पर विवेचन के लिए और आने वाले समय की योजना बनाने के लिए सार्क के नेताओं की बैठक होती है। दूसरे शब्दों में, ऐसे कार्यों को करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन जरूरी है। तो इसके स्थायी समिति की पहली बैठक 1985 में मालदीव की राजधानी माले में हुई। पहली बैठक स्थायी समिति की, जिसमें पारस्परिक सहयोग को निर्णय को एक संस्थागत रूप देना, और संस्थागत रूप देने का अर्थ क्या है, एक ढांचा देना जिसमें एक प्रोसीजर हो, एक तरीका हो, एक पद्धति हो, और जैसा मैंने बताया एकीकृत योजना, एकीकृत क्रियान्वयन पर बल हो। तो ये माले की मीटिंग में तय हुआ कि विभिन्न पहलुओं के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए किस प्रकार संस्थागत रूप से संस्थाएं बनाई जाएं और विदेश मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया जाए, विदेश मंत्रियों की परिषद का गठन किया जाए। इस प्रस्ताव को मान लिया गया माले में, और दिसंबर 85 में ढाका में इन देशों के राज्याध्यक्षों का पहला सम्मेलन हुआ। दिसंबर 85, ये याद रखेंगे। अर्थात यदि हम कहें कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो उत्तर होगा ढाका में दिसंबर 1985 में, जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित रहे। लेकिन यदि प्रश्न होता है कि सार्क की स्थापना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम कह सकते हैं जनवरी 84 में दिल्ली की मीटिंग के बाद। पहली संस्थागत ढांचे के रूप में विदेश मंत्रियों की जो समिति बनी, विदेश मंत्रियों की जो परिषद बनी, उसे हम कह सकते हैं। अब ये दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसे संक्षेप में दक्षेश और अंग्रेजी में सार्क के नाम से जाना जाता है, इसको फॉर्मल तरीके से ढाका में विश्व के सामने पेश किया गया। तो इस तरह ढाका में इसका जन्म हुआ, हम कह सकते हैं। इस सहयोग संगठन का, क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जन्म हुआ, और राजीव गांधी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री के नाते किया, उन्होंने इसे राज्यों का लोकतंत्र कहा। राज्यों का लोकतंत्र यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी तरीके की सत्ता हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, वो एक बात, पर इस बात पे सहमति थी कि एक लोकतांत्रिक ढांचे की आवश्यकता है, एक ऐसे ढांचे की जो लोकतांत्रिक रहेगा। और उसी को लेकर राजीव गांधी ने अपने संबोधन में, इनॉग्रल संबोधन में, इसे एक राज्यों के लोकतंत्र की संज्ञा दी। ये सार्क के जो सदस्य 7 राष्ट्र हैं, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, 7 राष्ट्रों में भारत, पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान का, जैसा मैंने बारंबार जिक्र किया है कि
कहने को है तो मध्य एशिया में, लेकिन इसकी निकटता, भौगोलिक निकटता के अलावा इसके संबंधों की निकटता इस क्षेत्र के देशों से ज़्यादा है, तो इसको 8वां सदस्य बनाया गया है। और वह कब बनाया गया? 2005। सार्क की स्थापना के उद्देश्यों का मैंने जिक्र किया। बिंदुवार यदि इसकी बात करें तो जो सार्क का घोषणा पत्र ढाका में पेश किया गया, उस घोषणा पत्र में इन बिंदुओं को बड़ा स्पष्ट, इनके उद्देश्यों को बड़ा स्पष्ट कर दिया गया। पहला उद्देश्य दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करना। जनता का कल्याण और जीवन स्तर में सुधार। दूसरा, सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। सामूहिक आत्मनिर्भर, यदि सभी देश आत्मनिर्भर बने, ऐसे प्रयास करना कि ये दूसरे की ओर मुंह न झांके। तो दूसरा है सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि। तीसरा है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ये तेजी लाना इसलिए क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कुछ न कुछ गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन उसे संस्थागत ढांचा न मिलने के कारण ये गतिविधियां टुकड़ों में होती थीं। तो अब उसमें तेजी लाने की बात की गई। चौथा लक्ष्य, चौथा उद्देश्य आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। आपसी विश्वास बहुत बड़ा बिंदु था ये, कि सब देशों के बीच में विश्वास बढ़ाना, समझ बढ़ाना, एक दूसरे की समस्याओं को सही दिशा में समझना। जैसे भारत की समस्या श्रीलंका के साथ जो है जातीय समस्या, ऐसा महसूस होता है कि श्रीलंका ने भारत के नज़रिए को सही समझा है और भारत ने भी श्रीलंका के नज़रिए को अपने तरीके से सही समझा है। तो इस प्रकार विश्वास बढ़ाना और दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। पांचवा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका, इन क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाना। छठवां है अन्य विकासशील देशों के सहयोग में वृद्धि करना, यानी दायरे के बाहर जाकर जो दूसरे विकासशील देश हैं उनके साथ सहयोग बढ़ाना। क्योंकि सार्क ये मानता है कि अपने विकास के लिए ये आवश्यक है कि पूरी दुनिया में विकास हो, अपने यहाँ क्षेत्र में शांति के लिए आवश्यक है कि पूरी दुनिया में शांति हो। और सातवां और अंतिम बिंदु उद्देश्य के रूप में सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। मैं पुनः दोहरा दूं, ये बिंदु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना, अर्थात एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर एक मंतव्य रखना। सब अलग अलग राग जो गाते हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले को लेकर, उसे हतोत्साहित करना और प्रयास ये करना कि ये दक्षिण एशियाई देश अपनी बात एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखें। सार्क क्या है, सार्क के उद्देश्य क्या हैं और सार्क की स्थापना, तीन बिंदुओं को हम समझ गए। अब इसके बाद ये जानना जरूरी है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो सार्क देशों ने अपने सामने रखे हैं, उनकी प्राप्ति के लिए क्या कुछ नियम बनाए हैं या ऐसी कोई नियमावली नहीं है और ये उद्देश्यों को प्राप्त करने की मंशा रखते हैं। अपने दैनंदिनी जीवन में भी, डे टू डे लाइफ में बच्चों, हम लोग जब कुछ लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे 90% पाना है कक्षा 12वीं की परीक्षा में, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग कुछ सिद्धांत भी बनाते हैं कि मैं इस वर्ष मोबाइल पर कार्य नहीं करूंगा, मैं विभिन्न पार्टियों में नहीं जाऊंगा, मैं रात में नियम से 7 घंटे सोऊंगा, आदि आदि।
तो इसी प्रकार सार्क देशों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ सिद्धांत भी बनाए, मूल कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो वो सिद्धांत क्या हैं? किन सिद्धांतों पर सार्क कार्य करता है? पहला, संगठन के ढांचों के अंतर्गत ही सहयोग, अर्थात जो भी सहयोग एक दूसरे के बीच में होगा वो सार्क का जो संगठन है उसके अंदर ही होगा। भारत और बांग्लादेश यदि किसी तरह का सहयोग एक दूसरे से करते हैं तो वो सार्क के मंच से प्रस्तावित हो और आगे बढ़ेगा, अलग से कोई समझौते ना हो। ये सार्क की महत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरा, समानता सिद्धांत है। कोई भी देश अपने को बड़ा या छोटा नहीं समझेगा, सभी देश समान हैं, सभी देशों के अस्तित्व का औचित्य है और महत्ता है। सब देश की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं और सब देश की अपनी अपनी उनके अपने पास कुछ पोटेंशियल्स भी हैं। अर्थात इसका मकसद ये है, ये स्पष्ट करना कि सब देश एक दूसरे को समान दृष्टि से, समान नजरिए से देखें। तीसरा सिद्धांत, क्षेत्रीय अखंडता। अखंडता पर अटूट विश्वास होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का प्रयास कोई देश ऐसा नहीं करेगा जो किसी दूसरे देश को विभाजित करने की दिशा में ले जाती हो, किसी दूसरे देश में एक विघटन की प्रक्रिया को जन्म देती हो। ये एक सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है राजनीतिक स्वतंत्रता। दूसरे देश द्वारा किसी अन्य देश पर किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होगी। हर देश की अपनी अपनी राजनीतिक पद्धति है, राजनीतिक शैली है। उन शैलियों का सम्मान करते हुए सहयोग करना। उदाहरण के लिए, यदि पाकिस्तान में सैनिक शासन है और भारत में लोकतंत्र है, तो ये उन देशों की अपनी इच्छा कि वो किस तरह का शासन तंत्र रखें, पर इसका अर्थ ये नहीं कि भारत पाकिस्तान के सैनिक तंत्र को गिरी हुई नज़र से देखे और उसके साथ सहयोग की भावना न रखे मात्र इसलिए कि वह सैनिक तंत्र है। ये गलत है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता उनका एक सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो सार्क का है, जिसके आधार पर सार्क देश कार्य करते हैं, वह है एक दूसरे के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप न देना, हस्तक्षेप न करना। और अंतिम है आपसी लाभ के सिद्धांत का सम्मान। आपसी लाभ का सिद्धांत क्या है? दोनों का जिसमें परस्पर लाभ हो उस पर कार्य करना, परस्पर सहयोग पे कार्य करना। परस्पर सहयोग क्षेत्रीय एवं बहुउद्देशीय जिम्मेदारियों के टकराव में नहीं होगा। यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तो टकराव की भावना नहीं रहेगी, टकराव की संभावना नहीं रहेगी। तो ये हो गया सार्क के सिद्धांत। उद्देश्य और सिद्धांत, इनको एक संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है इनकी पूर्ति के लिए। सार्क के उद्देश्य लॉफ्टी आइडियल्स हैं, बहुत बड़े विचार हैं। यदि इन विचारों को ट्रांसलेट करना है, इन विचारों को यदि लागू करना है सफलतापूर्वक, तो ज़रूरी है कि एक मशीनरी हो। और उसके लिए सार्क के संगठन, उसकी संस्थाएं क्या क्या हैं। चार्टर के अंतर्गत सबसे बड़ी संस्था जो है वह तो है शिखर सम्मेलन, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया है। उसके बाद मैंने जिक्र किया मंत्री परिषद, जिसमें विदेश मंत्री रहते हैं, इसका भी जिक्र पूर्व में हो चुका है। अब ये जो विदेश मंत्री और जो राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है,
ये स्थायी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके सदस्य बदलते रहते हैं। विदेश मंत्री यदि बदले किसी देश के तो एक समस्या खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाएगी। राज्याध्यक्ष बदले अंदरूनी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि राज्याध्यक्ष फिर नया राज्याध्यक्ष अपने तरीके से नई बातें करेगा, अर्थात सततता की कमी रहेगी। तो सततता बनाए रखने के लिए वर्ष दर वर्ष लगातार मूल्यांकन करने के लिए अपनी सफलताओं का असफलताओं का सार्क के लिए ज़रूरी था कि वह एक स्थायी समिति बनाए। तो उसने स्थायी समितियां बनाई हैं जिसमें चाहे सरकार बदले, चाहे राज्याध्यक्ष बदलें, चाहे विदेश मंत्री बदलें, यह समिति स्थायी है जो सतत रूप से कार्य करती रहती है। और इन समितियों में तकनीकी समिति, कार्यकारी समिति, सचिवालय, वित्तीय समिति आदि कई समितियां, और इन सभी समितियों में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी अभी तक शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में इसलिए सफलता पाई है क्योंकि वह एक आर्थिक दृष्टि से इन देशों की तुलना में सबसे मजबूत देश है। इसलिए नहीं कि वो एक बड़ा देश है, इसलिए नहीं कि वह शक्तिशाली देश है, इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से एक मजबूत देश है, दूसरे देशों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो इस प्रकार भारत का इन समितियों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो मैंने संगठन की बात की, इसमें जैसा मैंने बताया शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिति, तकनीकी समिति और सचिवालय, ये उसके हिस्से हैं। शिखर सम्मेलन, जिसे अंग्रेजी में समिट कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ये राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन होता है, हर साल आयोजित होता है और पहला सम्मेलन 1985 ढाका में हुआ था। 14वां सम्मेलन 1907 में नई दिल्ली में हुआ था और अब ये वर्ष दर वर्ष हर साल होता है, जिसमें बृहत नीतियां तय होती हैं, मूल्यांकन होता है और सार्क के माध्यम से विकास को नई दिशा देने का प्रयास होता है। अगला है मंत्रिपरिषद, जो दूसरी प्रमुख इकाई है। ये वर्ष में कम से कम ये 2 बार विदेश मंत्री बैठते हैं। पहली बार जब बैठते हैं तो वो पूर्व में हुए गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगे और आने वाले वर्ष समय के लिए लक्ष्य रखेंगे। फिर जो दूसरी बैठक होती है उसमें विदेश मंत्री जो लक्ष्य रखे गए थे उनकी प्राप्ति, सफलता असफलताओं का विवेचन करते हैं और राज्याध्यक्षों की मीटिंग, शिखर सम्मेलन की तैयारी भी उसका एक मुद्दा रहता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 2 बार से ज़्यादा बैठक इनकी बुलाई गई है। ये समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत के अनुसार इनकी मीटिंग तय होती है, पर सामान्यतः न्यूनतम 2 मीटिंग होना तय हुआ है। परिषद का, जैसे मैंने बताया है, विभिन्न क्षेत्रों में संगठन की नीति निर्धारित करना, सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण करना, सामान्य हित के मुद्दों विषयों पर चर्चा करना, कुछ निष्कर्ष निकालना, शिखर सम्मेलन की तैयारियों का विवेचन करना और उसके साथ ही सार्क के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, पूर्ति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना, ये विदेश मंत्रियों का, जो इस परिषद के सदस्य होते हैं, उनका एक बहुत अहम कार्य होता है। इसके बाद अगली स्थायी समिति, जिसे अंग्रेजी में स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, और इसके भी सदस्य जो हैं वो विदेश मंत्री होते हैं, जिनका मुख्य काम है कि सहयोग के जो कार्यक्रम हैं उनको देखरेख करना, उनमें समन्वय स्थापित करना, बाधाओं को दूर करना और अंतर क्षेत्रीय सहयोग जो हैं उनकी प्राथमिकताएं तय करना। अंतर क्षेत्रीय सहयोग की प्राथमिकताएं, अर्थात इसका क्या हुआ कि देशों की आवश्यकताओं की महत्ता को देखते हुए कार्य करना
हो सकता है किसी देश की बहुत बड़ी समस्या है लगातार सतत रूप से तूफान आना। यदि तूफान आने की समस्या वहाँ सतत बनी हुई है तो अन्य देशों के लिए वहाँ की ये समस्या प्राथमिकता होगी सहयोग के मामले में। तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि उस देश के लिए तूफान से बचना एक प्राथमिकता है। तो दूसरे देशों को भी इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो इस देश की प्राथमिकता को मद्देनज़र रखते हुए कुछ नीतियां बनाएं, कुछ उस पर कार्रवाई करें और सहयोग करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंतर क्षेत्रीय सहयोग की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। अगला काम जो इनका है वह है सहयोग के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करना, और अंतिम जो इनके क्रम में हम जोड़ सकते हैं वह है आपसी सहयोग के अन्य विषय। आपसी सहयोग के अन्य विषय, इसकी बैठक भी वर्ष में मिनिमम 2 बार होती ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। तकनीकी समिति यानी टेक्निकल कमेटी, जिसमें सभी सदस्य होते हैं, ये जो भी निर्णय होते हैं उसके तकनीकी मुद्दों पर जाती है। इस समिति का काम है, उदाहरण के लिए सहयोग से एक बहुत बड़ा बांध बनाने की योजना बनी। कल्पना करिए नेपाल में ये तय हुआ कि सार्क के मंच से तय हुआ कि एक बांध बनाना है। अब ये बांध बनाने के लिए जो तकनीकी जानकारियां चाहिए, उन जानकारियों को इकट्ठा करना, ये इस तकनीकी समिति का काम होगा। तो इस प्रकार तकनीकी समिति का कार्य है अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों को लागू कराना, उसमें आने वाली बाधाओं को, परियोजनाओं के पूर्ण होने में जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें हटाकर उन्हें दूर करना और उनको क्रियान्वयन करना। ये जो काम है ये तकनीकी समिति का है, उन्हीं की देखरेख में होता है। एक बार शिखर सम्मेलन में निर्णय हुआ तो उसके बाद फिर ये तकनीकी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन और फिर उसके बाद तकनीकी समितियां इस कार्य को देखती हैं। अंतिम जो है वो सचिवालय। सचिवालय एक स्थायी संस्था है जिसे सेक्रेटेरिएट भी कहते हैं अंग्रेजी में। ये इसकी प्रशासनिक संस्था है। एकमात्र प्रशासनिक संस्था सार्क की सचिवालय है। और इसका काम क्या है? सचिवालय का कार्य बैठकों का आयोजन करना, करवाना, उसकी व्यवस्था करना, सार्क के जो विभिन्न संगठन बने हैं उनमें सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना, पत्राचार करना और साथ में इनकी कार्य प्रणालियों को की देखरेख भी करना। क्या वे अपेक्षित तरीके से कार्य कर रहे हैं या उन्हें कुछ सुझाव देने की ज़रूरत है? ये सब कार्य कौन करता है? एकमात्र प्रशासनिक संबंधी संस्था, एकमात्र प्रशासनिक सेवा संबंधी संस्था जिसे हम कहते हैं सेक्रेटेरिएट या सचिवालय। सचिवालय में स्थायी रूप से एक महासचिव होगा, 7 निर्देशक होंगे और कर्मचारियों का स्टाफ होता है। महानिर्देशक कौन बनेगा? जो सर्वोच्च अधिकारी होगा इस प्रशासनिक संस्था का, वो कौन होगा? जो व्यक्ति इन राज्याध्यक्षों के सहमति से चुना जाए या मंत्रिपरिषद की सहमति से चुना जाए। विदेश मंत्रियों की जो मंत्रिपरिषद है यह तय करती है कि महानिर्देशक कौन बनेगा, और जो चुना जाता है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो महानिर्देशक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सार्क की गतिविधियों पर नज़र रखना, उस पर कार्रवाई करना और विदेश सचिव और उसके आगे शिखर सम्मेलन की तैयारियों में अपना योगदान देना।